अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, और उससे पहले जितने भी हमारे पास पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। और आज का हमारा लास्ट लेक्चर है पैरासाइटिक एडॉप्टेशन इन प्लेटफॉर्म्स के। जितने भी ये पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अंदर एडॉप्टेशन कैसे आई है, वो कैसे दूसरे होस्ट के अंदर रहते हैं और वहाँ इन्फेक्शन काज करते हैं फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं। और दूसरा हमने वहाँ पर इन्फेस्टेशन और डिस इन्फेस्टेशन, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, उसको भी हमने साथ साथ डिस्कस करना है कि इन्फेस्टेशन और डिस इन्फेस्टेशन क्या है। ज़्यादातर पैरासाइटिक एडॉप्टेशन इन प्लेटफॉर्म, ये हमारे बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर ये सवाल पूछा गया है, और इन्फेस्टेशन डिस इन्फेस्टेशन के दरमियान डिफरेंस अक्सर बोर्ड में आया हुआ होता है। तो आपने आज ये दोनों टॉपिक बहुत ही आसान है, इनको क्लियर कट समझ लेना है, और फिर उसके बाद इन टॉपिक से हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं पैरासाइटिक एडॉप्टेशन इन प्लेटफॉर्म। इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है कि जितने भी पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स हैं वो दूसरे होस्ट के अंदर तो रहते हैं। अब होस्ट का इम्यून सिस्टम उन पर अटैक तो कर सकता था, लेकिन वो सर्वाइव कैसे कर लेते हैं? इम्यून सिस्टम अटैक क्यों नहीं करता, या दूसरे एंजाइम उन पर अटैक क्यों नहीं करते, या वो होस्ट में रहते हुए सर्वाइव कैसे करते हैं, जिंदा कैसे बच जाते हैं? तो देखते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आई हैं इन पैरासाइट्स के अंदर। तो फर्स्ट वन जो इनके अंदर चेंज है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल। इनकी बॉडी के अंदर जो आउटर लेयर थी ना, जिसको हमने एपिडर्मिस का नाम दिया था, वो एपिडर्मिस यहाँ नहीं बनी, बल्कि ये है कि इनके अंदर एपिडर्मिस एब्सेंट है। वो एक थिन लेयर होती है एपिडर्मिस, और ये ज़्यादातर सेलुलर लेयर होती है, यानी ये सेल से मिलकर बनी होती है, लिविंग लेयर होती है। जबकि अगर हम बात करें क्यूटिकल की, तो वो क्यूटिकल क्या है बेटा? नॉन लिविंग ज़्यादातर लेयर होती है, नॉन लिविंग लेयर है। और ये क्यूटिकल हमेशा किस से मिलकर बनी हुई होगी? डेड सेल से। ये डेड सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो इनमें ये दो खसूसियात जो आई हैं, एक तो ये है कि डेड सेल्स होंगे, और दूसरा ये है कि ये नॉन लिविंग लेयर होगी। ठीक हो गया? और क्यूटिकल लेयर ही इनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है कि ये वहाँ रहते हुए, पैरासाइट के अंदर रहते हुए सर्वाइव कर सकते हैं। तो एपिडर्मिस इनमें क्या होगी बेटा? एब्सेंट होगी। तो पहली बात तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि एपिडर्मिस एब्सेंट होने की वजह से रिप्लेस कर लिया इन्होंने क्यूटिकल के जरिए। नॉन लिविंग है, डेड सेल से मिलकर बनी हुई है, या ए सेलुलर लेयर भी किसी के अंदर हो सकती है। ए सेलुलर लेयर यानी इसके अंदर कोई सेल मौजूद नहीं है, इसलिए किसी एंजाइम का अटैक नहीं हो सकेगा, या किसी भी जो इम्यून सिस्टम है वो इन्हें फाइंड नहीं कर सकेगा या इन पर अटैक नहीं कर सकेगा। तो पहली एडॉप्टेशन है फॉर्मेशन ऑफ थिक क्यूटिकल। सेकेंड वन बेटा एडॉप्टेशन है फॉर्मेशन ऑफ सक्कर्स एंड हुक्स। फॉर्मेशन ऑफ सक्कर्स एंड हुक्स। एक तो इनके अंदर सक्कर्स बने हैं और दूसरा हुक्स बने हैं। ये सक्कर्स और हुक्स क्या है? ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। बेटा ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो किसके लिए? अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो खुद को होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर अटैच करने के लिए इनके अंदर ख़ास किस्म के अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनको हम सक्कर्स और हुक्स कहते हैं। इनके ज़रिए ये बॉडी के ऑर्गन्स के साथ चिपके रहते हैं, और किसी भी मटेरियल के साथ ये वहाँ से वॉश आउट नहीं हो सकते। मतलब अगर हम बात करें ये हमारे पास टीनिया सोलियम या टैपवर्म की, तो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है। अब इंटेस्टाइन में जैसे ही अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जा रहा होता है, उसके साथ ये वॉश आउट हो सकते थे, वहाँ से ये इंटेस्टाइन से बाहर जो है एक्सक्रीट हो सकते थे। लेकिन वहाँ पर उनके हुक्स और जो सक्कर्स हैं, 6 काइटिनस हुक्स होते हैं, 6 उनके पास काइटिनस हुक्स होते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं किसके साथ अटैच होने के लिए? इंटेस्टाइन के साथ अटैच होने के लिए। तो ये अटैचमेंट की जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, सक्कर्स और हुक्स, ये भी हेल्प करते हैं प्लेटफॉर्म्स की कि वो बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उनके साथ अटैच रहें। क्लियर हो गया बेटा? ये सेकंड वन एडॉप्टेशन है। थर्ड वन एडॉप्टेशन है डीजनरेट मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। NSAI नर्वस सिस्टम। इनके अंदर मस्कुलर और नर्वस सिस्टम नहीं है। देखिए मस्कुलर सिस्टम का क्या काम है? मस्कुलर सिस्टम का काम यह है कि वो मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। और नर्वस सिस्टम का क्या काम है? नर्वस सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। दोनों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने मूव तो करना नहीं है, ना इन्हें किसी रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ होस्ट के अंदर रहेंगे, वहाँ से खुराक हासिल करते रहेंगे। ठीक हो गया बेटा? तो इसलिए ना इनके अंदर मस्कुलर सिस्टम है और ना ही नर्वस सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, तो किसी न किसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम इनके इन मस्कुलर और नर्वस सिस्टम को जाके डैमेज कर सकता था। लेकिन अब चूँकि वो नहीं है, तो ये भी एक आप कह सकते हैं एडॉप्टेशन है इनके पास सर्वाइव करने के लिए। फोर्थ वन जो एडॉप्टेशन है बेटा वो है हमारे पास रीजनरेट
डीजनरेट और सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जितने भी पैरासाइटिक फ्लैटवर्म आए उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है बेटा, डीजनरेट या सिंपल है। भाई इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड है वो अपटेक करते रहते हैं, दूसरों की डाइजेस्टेड फूड को वहाँ से कैप्चर करते हैं, इसलिए इन्हें फूड डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होगा। ये भी एडॉप्टेशन है किसके अंदर, फ्लैटवर्म्स के अंदर। फिफ्थ वन बेटा जो एडॉप्टेशन है, लार्ज नंबर ऑफ ओवा एंड स्पर्म फॉर्मेशन। इनके अंदर चूँकि पैरासाइट हैं, दूसरे होस्ट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर इनके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तादाद बढ़ाने के लिए ओवा और स्पर्म वगैरह बनाते रहते हैं ताकि उनकी फर्टिलाइजेशन हो सके, इनके बहुत ज़्यादा लार्वा बन सकें। ठीक है, ये अडॉप्टेशन है। या इसके अलावा भी अगर एक और अडॉप्टेशन देखी जाए इनमें, बाईसेक्सुअल। तो बेटे ये बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही जानदार के अंदर मोस्टली मौजूद होते हैं, सिवाय एक कि हमने स्किस्टोस्टोमा पढ़ा था। तो ये मोस्टली बाईसेक्सुअल होते हैं और बाईसेक्सुअल होने के साथ साथ ज़्यादा तादाद में ओवा बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लार्वा बनाते हैं ताकि पैरासाइट है कभी भी ये वहाँ से बॉडी से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो इसलिए अपनी तादाद को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाते हैं। लास्ट वन जो इनके अंदर अडॉप्टेशन है, लाइफ साइकिल को बेटा टू होस्ट में ज़्यादातर स्पेंड करते हैं। अपने लाइफ साइकिल को कितने होस्ट में ये स्पेंड करते हैं, टू होस्ट में। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा होस्ट भी हो सकते हैं, उनमें ये अपनी लाइफ साइकिल की स्टेजेस गुजारते रहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़र्ज़ करें इंसान की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, एक स्टेज वो गुजारेंगे जिस पर हमारा इम्यून सिस्टम उन पर अटैक नहीं कर सकेगा, और जब दूसरी स्टेज में जाते हैं, दूसरी स्टेज बड़ी ख़तरनाक होती है, हो सकता है कि मेरा इम्यून सिस्टम दूसरी स्टेज पर उन पर अटैक कर दे, फिर ये दूसरी स्टेज किसी और ऐसे जानदार में गुजारेंगे जहाँ पर उस जानदार का इम्यून सिस्टम पर उन पर अटैक नहीं कर सकेगा। तो अपनी लाइफ साइकिल की हर वो स्टेज किसी होस्ट में गुजारते हैं जिस पर हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान नहीं सकता, हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इस तरह ये सर्वाइव करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये सिंपल किस्म का बड़ा आसान सा टॉपिक था जिसमें हमने पैरासाइटिक एडॉप्टेशन इन फ्लैटवर्म्स देखा है। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन का मीनिंग क्या है, और ये कंसेप्ट भी हमें क्लियर होना चाहिए। ज़्यादातर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। इन्फेस्टेशन क्या है, डिजीज़ काज्ड बाय पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म विद इन होस्ट इज़ नोन एज, ये डिजीज़ की जगह पे यहाँ पर लफ्ज़ इन्फेक्शन भी आ सकता है। इन्फेक्शन या डिजीज़ काज बाय पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म विद इन द होस्ट इज़ कॉल्ड एज इन्फेस्टेशन। किसी होस्ट में रहते हुए कोई भी जो पैरासाइट डिजीज़ काज करता है वो या इन्फेक्शन काज करता है, उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इन्फेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारी बुक के अंदर मिसाल दी हुई है टीनिया सोलियम की या टैपवर्म की। ठीक है बेटा, टैपवर्म के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये दो होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमन है, तो ये ह्यूमन के अंदर रहते हैं। और इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स मिलकर बनी होती है, और हर सेगमेंट को क्या कहते हैं, प्रोग्लॉटिड कहते हैं, प्रोग्लॉटिड्स कहेंगे। अच्छा, इनके जो लास्ट वन मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, मैच्योर प्रोग्लॉटिड जो होते हैं बेटा, उनके अंदर फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, क्लियर बेटा। और फिर ये फर्टिलाइज्ड एग जब हम फीसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, इन फर्टिलाइज्ड एग को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते रहते हैं। तो ये जो टीनिया सोलियम है, टैपवर्म है, ह्यूमन के अंदर इंटेस्टाइन पर अटैक करता है, वहाँ अपनी तादाद बढ़ाता है। कैसे तादाद बढ़ाता है, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल है, इसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और जब भी ये अपने स्पर्म बनाएगा, एग बनाएगा, उनकी फर्टिलाइजेशन करेगा, अपने आखिरी जो इसके सेगमेंट्स होते हैं, हर सेगमेंट को प्रोग्लॉटिड कहते हैं, वो मैच्योर प्रोग्लॉटिड होते हैं और उसमें फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट मौजूद होते हैं। तो फिर जब ये सेगमेंट मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि जाइगोट उनमें मौजूद होता है, फिर ये क्या करते रहते हैं, ऐसा ऐसा अपने वो प्रोग्लॉटिड क्या करते रहते हैं, वहाँ से रिमूव करते रहते हैं या कट ऑफ करते रहते हैं। तो फिर इनके ये सेगमेंट इनसे टूट जाते हैं और फीसिस के थ्रू ये जो जाइगोट है ये बाहर निकलते रहते हैं और जाकर सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे। अब ये इन्फेक्शस स्टेज है जो किसी ह्यूमन के अंदर ये पैरासाइट अपनी गुजार रहा है,
इस इन्फेक्शन को या इस इन्फेक्शन स्टेज को हम क्या कहते हैं, इन्फेस्टेशन भी कहते हैं, या जो इन्फेक्शन वो कॉज कर रहे हैं हमारे अंदर वो इन्फेस्टेशन कहलाता है। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिसइन्फेस्टेशन। डिसइन्फेस्टेशन क्या है बेटा? रिमूवल भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या डिस्ट्रक्शन भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म विद इन द होस्ट। किसी होस्ट की बॉडी से पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना या उसको निकालना, ये क्या कहलाता है? डिसइन्फेस्टेशन कहलाता है। यानी हमने क्या करना है, अपनी जान छुड़ानी है इस टैपवर्म से, हमने अपने आप को बचाना है। हम कैसे बचा सकते हैं? इसके दो तरीक़ेकार हैं। पहली बात तो ये कि हमें पता होना चाहिए कि हम तक ये इन्फेक्शन या टैपवर्म कैसे पहुँचेगा, ये फ्लैटवर्म कैसे पहुँचेगा। जब भी हम इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड खाते हैं ना, तो ये वहाँ से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये हमें बात याद रखनी है कि इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड है, जब भी हम वो खाएंगे ये हम तक पहुँचेंगे। तो इस तरह एहतियात क्या हो सकती है, हम बच कैसे सकते हैं? हम अपनी फूड को क्या करें, प्रॉपरली कुक करें, सही तरीके से उसे पकाएं, ताकि उसके अंदर जो टीनियस सोलियम के जाइगोट्स हैं या जो भी उसके इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म वहाँ पर मौजूद है वो वहाँ पर प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो सके। तो इस तरह हम तक ये नहीं पहुँच सकेंगे। इस तरह भी हम इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर टैपवर्म बॉडी के अंदर एंटर हो भी चुका है, उसके बाद प्रॉपर मेडिकेशन होती है। तो सेकेंड स्टेप है हमारे पास प्रॉपर मेडिकेशन। ठीक है बेटा, इसका इलाज चलता रहेगा, हम दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे सही तरीके से, और तब तक इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक कि एक जो टैपवर्म है उसका हेड पार्ट भी ना बचे, यानी मुकम्मल तौर पर टैपवर्म हमारी बॉडी से बाहर चला जाए, तब तक हमने इस्तेमाल करना है। अगर इसका कोई भी सेगमेंट हमारी बॉडी के अंदर रह गया तो दोबारा टीनिया सोलियम या टैपवर्म बन जाएगा और दोबारा हमारे अंदर इन्फेक्शन काज करने लग जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था डिसइन्फेस्टेशन का प्रोसेस, जिसमें हमने अपनी बॉडी से किस तरह टैपवर्म को निकालना है, मेडिसिन का इस्तेमाल करके या फूड को प्रॉपरली कुक करके या मेडिसिन का इस्तेमाल करके, और तब तक ये चलता रहेगा जब तक कि ये इन्फेक्शन काज करने वाले पैरासाइट हमारी बॉडी से निकल ना जाए। अगर हमने बेएहतियाती की, एक भी सेगमेंट बच गया, दोबारा से वो टीन या टैपवर्म बहुत सारे बन जाएंगे, दोबारा इन्फेक्शन काज हो जाएगा। तो इस तरह हमें इससे अपने आप को हम बचा सकते हैं। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने पैरासाइटिक एडॉप्टेशन इन फ्लैटवर्म देखा, इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन का कंसेप्ट देखा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने फाइलम नीमाटोडा को डिस्कस करना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।